चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम आरक्षण के समर्थक। मोदी जी लगातार चुनावी सभाओं में ये नारा देते रहे, जो गठबंधन आएगा तो मुसलमानों को आपका आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे देंगे। साथ दोनों साथ है, उसके साथ सरकार बनाएंगे। कितना मुश्किल सरकार बनेगी पर चलेगी कितने दिन, ये सवाल रहेगा, हमेशा रहेगा। गठबंधन में ये क्वेश्चन रहता है। नमस्कार। देश की जनता ने अद्भुत जनादेश दिया है। ना तो नरेंद्र मोदी जी को फुल फ्लैश बहुमत दिया, ना ही विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को। और अब जोड़ तोड़ की गणित शुरू हो गई है। दिल्ली में दोनों ही दलों की बैठकें हो रही है और बैठकों के बाद और इंतजार ये किया जा रहा है कि आखिर क्या फैसला होगा। नीतीश कुमार बिहार से चल पड़े, नायडू को भी बुलाया गया है दिल्ली, दोपहर तक ये पहुंच जाएंगे। और इसी बीच सभी को इंतजार है कि आखिर जो नीतीश की जिस तरह की अब तक की इमेज रही है, छवि रही है कि वो पलट जाते हैं, हर बार पलटी मार जाते हैं, क्या इस बार भी पलटी मारेंगे वो इंडिया गठबंधन की? क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी। और क्या एक आशंका है कि क्या वो वहाँ जा सकते हैं? और इसी पे संभावनाएं, तमाम संभावनाएं हैं और शंकाएं हैं लोगों के मन में। और इसी को क्लियर करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी दौलत सिंह चौहान जी और अनंत मिश्रा जी से हम जानेंगे। तमाम सवाल आपके सवाल होंगे और आप हमसे सवाल पूछ भी सकते हैं, उसके आंसर हम आपको बाद में यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से देते रहेंगे। दौलत जी के पास जाएंगे। दौलत जी, आप महाराष्ट्र भी गए थे और करीब करीब आपका आकलन भी वैसा ही बैठा जिस तरह का आकलन आपने किया था महाराष्ट्र में। अब जिस तरह से गठबंधन, क्योंकि नीतीश और नायडू के बिना ये मोदी जी सरकार नहीं बना सकते, तो नीतीश की जिस तरह की छवि रही है, तो अभी तमाम मीडिया में खबरें चल रही हैं कि नीतीश पलट जाएंगे। ऐसा क्या संभावनाएं देखते हैं आप? नहीं, वो जैसे उनकी छवि है उसके हिसाब से कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि इस बार नीतीश कुमार पलटेंगे। क्योंकि जो जनादेश जो मिला है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, उसकी 240 से प्लस सीटें हैं। जबकि जो इंडिया गठबंधन है उसमें बहुत सारे घटक है और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है जिसकी 99 सीटें हैं। तो निश्चित रूप से ये जो फिलहाल जो ऐसा लग रहा है कि एक बार तो एनडीए की ही सरकार बनेगी और उसके बाद में एनडीए की सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जो कामकाज करने का तरीका रहा है, उसमें फिर ये एनडीए की जो सरकार बनने वाली है वो कितने समय तक चलेगी, कैसे काम करेगी, क्योंकि इनका तरीका जिस तरह का रहा है उसमें हो सकता है कि आगे चल के नीतीश कुमार से या तेलुगु देशम पार्टी के जो नेता हैं वो चंद्रबाबू नायडू, उनसे मतभेद भी हो सकते हैं। गठबंधन टूट भी सकता है, क्योंकि गठबंधन की सरकारों की गारंटी नहीं होती है, उसमें सबके अपने अपने हित होते हैं। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने तो एनडीए छोड़ा ही इसलिए था क्योंकि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था वादा करके। तो उसके बाद में अब कांग्रेस पार्टी ने ये पासा दांव चलाया कि इनको कहा है कि हम ये ऑफर दिया है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा इंडिया की सरकार बनेगी तो दिया जाएगा। तो सब अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि गठबंधन की सरकार की कोई गारंटी नहीं होती है। बन जाएगी, उसके बाद कितने दिन चलेगी या फिर कोई फेरबदल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि भी पलट चुकी है और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी वो फिर यही मुद्दा रखेंगे कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो जो एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, तो वो देगी या नहीं देगी। एक सवाल ये भी है कि क्या पीएम पद पर नरेंद्र मोदी ही बनेंगे या और कोई नेता आएगा, ये बहुत सारे सवाल अभी हैं। ये एक सवाल दौलत जी ने छेड़ दिया। आनंद जी, आपसे इसका जवाब जानना चाहूँगा कि कल एक खबर भी आई थी जिस तरह से रिजल्ट आ रहे थे कि एक सूत्रों के हवाले से खबर चली कि नितिन गडकरी ने कहा है आरएसएस को कि वो उनका नाम बढ़ाए आगे प्रधानमंत्री के लिए। कम सीटें आने से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो नेगेटिव छवि बनी है और क्या वो कमज़ोर हुए हैं? नहीं, निश्चित रूप से ओम जी, जितना भाजपा ने, खासकर नरेंद्र मोदी ने जो अब की बार 400 पार का जो नारा दिया, पिछली बार दिया आपके बार 300 पार, 300 हुई, 400 पार का नारा दिया। 400 पार की जगह अगर वो 300 भी नहीं सीटें हासिल कर पाए, निश्चित रूप से उनकी मॉरल अथॉरिटी, जिसको कहूँगा मैं, नैतिक जो शासन करने का अधिकार है, उसमें वो जो एक, जिसको हम निरंकुशता शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि वो फैसले ले लेते थे फिर उसको लागू कराते थे। मनोहर लाल खट्टर थे, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया, कोई भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं हुई। आपने देखा मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब सरकार बीजेपी की बनी
तो किस तरह पर्ची से मुख्यमंत्री बनाए गए? क्या संसदीय बोर्ड की बैठक हुई जिसमें निर्णय किया गया कि भजनलाल को बनाएंगे? और भजनलाल को बनाना था तो विधायक दल की बैठक हो सकती थी, वहाँ वसुंधरा राजे से उनका नाम प्रस्तावित कराते, जैसी कि परंपरा रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, नाम सब आला कमान से तय होते हैं, लेकिन वो एक सिस्टम होता है विधायक दल का या संसदीय दल का नेता चुनने का। तो 240-41 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, जो बहुमत से 31 सीटें दूर है, भाजपा ने अकेले दिया था, अब की बार 370 पार, लेकिन 270 भी नहीं आई। तो जैसा दौलत जी ने कहा कि वो जो गठबंधनों का, सरकारों का दौर हमने देश ने बहुत अच्छी तरह देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिरी, फिर 13 महीने में गिरी, कभी जयललिता उन पे दबाव बनाती थी। तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जो 16 और 12 सीटें लेके आए हैं, इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में मैं मान सकता हूं कि उनकी छवि इस तरह की बन गई है कि वो 2 बार बीजेपी का साथ छोड़ा, फिर कांग्रेस और आरजेडी के साथ गए। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अगर नीतीश कुमार साथ छोड़ भी देते हैं, 12 सीटें निकल भी जाती हैं बीजेपी की खाते से 292 से, तो भी 280 सीटें एनडीए गठबंधन के पास रहती हैं। और उसमें से अगर चंद्रबाबू नायडू निकल भी जाते हैं तो भी फिर 264 बीजेपी और 262 कांग्रेस के गठबंधन के पास होंगी। तब भी कांग्रेस, इन दोनों के निकलने के बाद भी कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो जो भी दल होगा, वो जो नेता होंगे, चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश हो, दोनों सीजन्ड नेता हैं, बहुत सुलझे हुए, बहुत अनुभवी नेता है। और वर्तमान परिस्थितियों में देश में सरकार कौन चला सकता है? सबसे बड़ा सवाल है कि जो इंडी गठबंधन है, 203 सीटें जिसकी आई हैं, चैनल अलग अलग चैनल उसको 231-33 बता रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ममता बनर्जी और कांग्रेस अगर आमने सामने बंगाल में लड़े तो दोनों गठबंधन में कैसे हो सकते हैं? ममता बनर्जी का बैठक में जाना, चाय पीना, बिस्किट खाना, फोटो खिंचाना, ये एक अलग पार्ट है। अभी पिछले दिनों जब बैठक हुई 1 जून को, आपको याद होगा, ममता बनर्जी ने जाने से मना कर दिया। आज भी उन्होंने अपने भतीजे को भेजा है। तो अगर इतना महत्वपूर्ण ममता बनर्जी को नहीं लगता है, और यही सब कारण रहे कि जो इंडिया गठबंधन अगर पहले प्रधानमंत्री पद का दावेदार नरेंद्र मोदी के सामने रख देता, वो चाहे राहुल गांधी होते, चाहे ममता बनर्जी होती, चाहे खड़गे जी होते, तो शायद तस्वीर कुछ दूसरी हो सकती थी। 10-15 सीटें जो कांटे की टक्कर में इंडी गठबंधन हारा है, वो ला सकता था। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको हम छोड़ दें। आगे की अगर लें तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार 1-2 दिन में शायद फिर शपथ ले ले। आज मंत्रिमंडल की बैठक अभी होने वाली है। आज एनडीए की जो बैठक है, मेरा सवाल अगला यही है, अगर सहमति बनती है, क्योंकि सहमति तो उन्होंने एक तरह से जताई दी है एनडीए में शामिल होने की, एनडीए के सहयोगी दल है, क्या ऐसे अहम मंत्रालय की डिमांड रख सकते हैं टीडीपी और जेडीयू की ओर से, नीतीश की ओर से, कि अहम मंत्रालय हमें दिए जाएं? सकते नहीं, रखे जाएंगे। ये इसमें मुझे कोई नहीं है। वो ये डिमांड तो नहीं रख सकते कि इनकी जगह गडकरी या राजनाथ सिंह को बनाओ। अगर जेडीयू के पास 40 सीटें होती और बीजेपी 230 सीटों पे होती तो शायद उनके पलटी मारने का कुछ दिल्ली की राजनीति में अलग असर पड़ता। लेकिन दोनों अगर चले भी जाते हैं तो भी भाजपा एनडीए गठबंधन के पास 264 का बहुमत रहेगा और कांग्रेस गठबंधन का तब भी मिला के 262-263 होगा। तो सरकार बनाने के लिए तब भी 7-8 आपको सांसदों की जरूरत पड़ेगी। वर्तमान परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई संभावना होगी कि नीतीश कुमार तत्काल पलटेंगे। हाँ, चंद्रबाबू नायडू है। चंद्रबाबू नायडू पहले भाजपा के साथ रहे। 2018 में आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग को लेकर उन्होंने दूरी बनाई। और चंद्रबाबू नायडू का आप इतिहास देखिए, जब भी चुनाव आते हैं वो पूरे 14 से और 18 तक मोदी जी के साथ रहते हैं। और जब विधानसभा के चुनाव उनके 2019 में होने की हो तो उन्होंने दूरी बना ली, और फिर जब उनको लगा तो फिर वो बीजेपी के साथ आ गए। कल क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन आपने जो सही कहा, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू बार्गेनिंग पावर में स्थिति में है कि अब नरेंद्र मोदी जिसको चाहें जो विभाग दे दें, जो मंत्री पद दे दें, उसमें वो सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वो क्षेत्रीय दल हैं। दोनों को अपने अपने कार्य पहले देश ने देखा है कि गठबंधन की जब भी सरकार होती है तो रेलवे और जैसे गृह मंत्रालय जैसे अहम विभागों की बार्गेनिंग होती है, छोटे विभागों की नहीं। तो ये बड़े मंत्रालय जो है, रोड सड़क परिवहन जैसे जो मंत्रालय, क्या इनकी डिमांड रखी जा सकती है? क्या बिल्कुल उसमें बिल्कुल रखी जा सकती है। और आप देखो, नीतीश भी रेलवे मंत्री रहे, ममता भी रेलवे मंत्री रही, लालू भी रेलवे मंत्री रहे। और रेल मंत्री में जो क्या आज तक लालू को सजा भुगतनी पड़ रही है, जो घोटाले हुए, तो ये सब
जन सेवा का नहीं, इसमें कमाई का होता है। चाहे बीजेपी हो, मलाईदार विभाग हम क्यों कहते हैं, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो कि साहब ये पीडब्ल्यूडी यूडीएच मंत्री क्या है, सड़कों का ठेके होते हैं, उसमें सब जो खेल होते हैं। हाँ, निश्चित रूप से सरकार जो बनेगी वो उतनी स्मूथ नहीं चल पाएगी। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि 2014 में जब सरकार आई, उसके बाद 19 के चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया अब की बार मोदी सरकार, 2024 के चुनाव में दिया अब की बार मोदी सरकार। मैं कहूँगा अब की बार एनडीए सरकार, ये मोदी सरकार नहीं है। और आपको ध्यान होगा कल भी नजर आया, कल जब प्रधानमंत्री भाषण दिया तो 8 बार भाजपा का नाम लिया, 10 बार उन्होंने एनडीए का नाम लिया। उससे पहले की बैठकों में वो एनडीए को कभी बोल दिया तो बोल दिया, वरना भाजपा मैं, हमारी भाजपा मैं, मेरी गारंटी, इन चीज़ों से इतर होना पड़ेगा। और निश्चित रूप से ये चुनाव परिणाम भाजपा के लिए भले झटका का रहा हो, लेकिन भाजपा में भी एक वर्ग है जो मोदी की कार्यशैली से खुश नहीं है। आप उसको संघ का नाम दे सकते हो, आप उनको गडकरी का नाम दे सकते हो, आप उनको राजनाथ का नाम दे सकते हो, आप उनको वसुंधरा का नाम दे सकते हो, शिवराज का नाम दे सकते हो, लेकिन कार्यशैली में परिवर्तन आएगा। सरकार अभी बहुत जल्दी है, अस्थिरता या स्थिरता के बारे में कहना असंभव है, क्योंकि अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू टूटते हैं तो कल को ममता बनर्जी डीएमके एनडीए के साथ नहीं आ जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है। डीएमके पहले भी बीजेपी के साथ रही है, ममता बनर्जी भी रहे हैं, नीतीश भी रहे हैं। तो अटकलों पे हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हर जो राजनीतिक दल है उसको सत्ता में भागीदारी चाहिए। जितनी भागीदारी मिलेगी, जितना गुड़ डालोगे, जितना आप दोगे, उतना उनको अपने साथ जोड़े रखोगे। ये आने वाले दिनों की बात है, उस पर सत्ता की भागीदारी सभी को चाहिए। दौलत जी, कल प्रधानमंत्री ने जब संबोधित किया कार्यकर्ताओं को देश के अंदर, उन्होंने कहा इस जो कार्यकाल है उसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे। ये पहले भी बोल रहे थे, और जिस तरह के रिजल्ट आया है उनको बहुमत, क्योंकि वो जो सोच रहे थे वैसा नहीं मिला, और तो ऐसा माना जा रहा था कि अगर मोदी जी को पूरे सीटें जितनी वो सोच रहे हैं उतनी नहीं मिलती तो बड़े फैसले लेने में दिक्कत आएगी। फिर भी उसके बावजूद उन्होंने संदेश दिया कि ये जो कार्यकाल रहेगा ये बड़े फैसलों का कार्यकाल के रूप में पहचाना जाएगा। नहीं, मोदी जी ने तो कल जो भाषण दिया उसमें ऐसा लगा ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला है। वो तो उसी विजयी अंदाज में बात कर रहे थे, और इतना ज़रूर फ़र्क आया कि उन्होंने भाजपा की जगह एनडीए का नाम, जैसा अब ये आनंद जी कह रहे थे, एनडीए 3-4 बार कहा, वरना वो एनडीए को याद ही नहीं करते थे। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो कहने की बातें हैं, देखिए कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है, आत्मविश्वास दिखाना पड़ता है, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, पूरे देश के नेतृत्व किया उन्होंने। तो उन्होंने इस लिहाज से कहा कि बड़े फैसले किए जाएंगे, लेकिन हकीकत में अब बड़े फैसले लेना उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। कहने को कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां पिछली लोकसभा में भी आप यदि याद करो तो जब जब बड़े बड़े मसलों पर बहस हुई और वोटिंग की प्रक्रिया आई, तो उस समय उड़ीसा की बीजू जनता दल और बहुजन समाज पार्टी ऐसे दल रहे जिन्होंने राज्यसभा में सपोर्ट करके वो कानून या वो जो सरकार का प्रस्ताव जो है वो पास कराया। अब आप ये देखिए, जिस तरह की बात हो रही है, नीतीश हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, बीजू जनता दल ने पूरे समय तक संसद में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। आज बीजू जनता दल की क्या हालत है, उससे उड़ीसा भी छिन गया, और खुद नवीन पटनायक लोकसभा में भी लोकसभा में उनको कोई बहुमत अच्छी सीटें नहीं मिली। ऐसी परिस्थिति में लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी से एक खतरा तो रहेगा, जो भी पार्टी सहयोगी दल बनेगी। अभी बात हो रही थी कि ममता बनर्जी भी साथ आ सकती, कितनी दुश्मनी बढ़ गई है। ममता बनर्जी ने ये जो कल स्टेटमेंट दिया जी परिणाम आने के बाद कि प्रधानमंत्री और इस्तीफा देना चाहिए, हाँ इस्तीफा देना चाहिए, तो अब ममता बनर्जी एनडीए के साथ आ जाएगी, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। कयास के बाजार में कुछ भी चल सकता है, लेकिन जिस तरह की राजनीति हुई है, जिस तरह की दुश्मनियाँ हुई है, ईडी सीबीआई का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ छोटे दलों का जुड़ना काफ़ी मुश्किल काम हो गया है। और जो दल जुड़ रहे हैं उनको भी कहीं न कहीं अंदर से ये खतरा लगेगा कि आगे हमारे अस्तित्व का क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये रहा है कि जो भी छोटा दल उनसे जुड़ा है, धीरे धीरे उसका अस्तित्व खत्म हुआ है। ऐसे में सरकार बनेगी, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि कितने दिन चलेगी, किस मुद्दे पर मतभेद हो जाएंगे, मंत्रिमंडल के मतलब विभागों में ही कहीं बात हो जाए, मंत्रालय में हो जाए, या आगे चल के कोई बड़ा फैसला जैसे कह रहे हैं सरकार करना चाहे उस पर मतभेद हो जाए, तो फिर ये सरकार जा भी सकती है। कि चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम आरक्षण के समर्थक
और मोदी जी लगातार चुनावी सभाओं में ये नारा देते रहे जो 3 चरण के बाद कि ये कांग्रेस अगर इंडी गठबंधन आएगा तो मुसलमानों को आपका आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे देंगे, ये उनका बयान था। अब साथ दोनों साथ है, उसके साथ सरकार बनाएंगे, कितना मुश्किल। इसीलिए तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सरकार बनेगी पर चलेगी कितने दिन, ये सवाल रहेगा, हमेशा रहेगा। गठबंधन में ये क्वेश्चन रहता है